प्रिय सहभागियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सीखने सिखाने का कार्य सतत चल रहा है। आज हम लोग 10वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 46 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 10वें सप्ताह के 46वें व्याख्यान के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, हर कक्षा में हम लोग कुछ न कुछ नया सीखते और सिखाते रहे हैं। आज तक की कक्षा से पहले हम लोग बहुत सारे विषयों से परिचित हो चुके हैं या हो सके हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग संक्षेप में जो पिछला हमारा व्याख्यान था उस पर दृष्टिपात करते हैं। इस व्याख्यान के माध्यम से हम लोगों ने ये समझा था कि संक्षेपण क्या है, यानी उसकी परिभाषा पर विचार किया था और उसके गुणों को भी जाना और समझा था, और उसके लिए जो कुछ सामान्य नियम हैं उन नियमों पर भी दृष्टिपात किया था। और हमने आप लोगों के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत किया था और आशा है कि आप लोगों ने उस उदाहरण को पढ़ करके उसका अभ्यास भी किया होगा। तो अब हम लोग आज जो है वो एक नया क्षेत्र चुनेंगे, नए क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इस सप्ताह का जो ये अंतिम व्याख्यान है, ये पिछले सप्ताह के व्याख्यान की श्रृंखला का ही एक अंग है। इसके बाद जो दूसरे व्याख्यान होंगे वो अलग श्रृंखला से होंगे। तो यद्यपि सारे के सारे व्याख्यानों का संबंध जो है वो लेखन कौशल से ही है। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे सप्ताह की रूपरेखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना चाहूँगा। इसमें हम लोग सीखेंगे पल्लवन क्या है और उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे, उसके नियमों को देखेंगे और उसके उदाहरणों पर भी हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग फीचर, परिभाषा, स्वरूप और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। तत्पश्चात आलेख पर हम लोग आएंगे और उसकी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताओं को हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट लेखन यानी प्रतिवेदन की जो परिभाषा है, स्वरूप है और विशेषताएं हैं, उसको हम लोग जानेंगे। और अंतिम कालांश अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के अध्ययन पर आधारित होगा। आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय का हम लोगों ने चयन किया है, वो विषय है पल्लवन, परिभाषा, नियम और उदाहरण। आप लोग व्याख्यान संख्या 46 से ये जान सकेंगे कि पल्लवन का आशय क्या है, पल्लवन की परिभाषा क्या है, और पल्लवन को उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझने का प्रयास इस कक्षा में अथवा सत्र में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा आप देखिए, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ किसी विषय या विचार का विस्तार होता है।
यानी इसका संबंध किससे होता है? विस्तार से होता है। लेकिन विस्तार किसका करना होता है? गौरतलब तथ्य ये है, किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच बिंदु के उदाहरण यानी जो बिंदु है उसको उदाहरण और तर्क के द्वारा पुष्ट करते हुए हम व्यक्त करते हैं। और कैसे व्यक्त करते हैं? प्रवाहमयी सहज शैली में व्यक्त करते हैं। लेकिन आवश्यक ये होता है कि जो भी हमारी अभिव्यक्ति हो वो अर्थवान हो, सारगर्भित हो। तो फिर से आप कह सकते हैं कि किसी भी उक्ति या सूत्र को व्याख्यायित करते हुए सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पल्लवन कहलाती है। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे विस्तारण, भाव विस्तारण अथवा भाव पल्लवन आदि। कम से कम शब्दों अथवा एक वाक्य में कहें अथवा लिखे गए भावों और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती है कि जो भी उसको पढ़े वो उसको आसानी से समझ जाए। यानी कोई भी अगर सूत्र है या उक्ति है या कम शब्द में लिखा गया वाक्य है तो उसको आसानी से सभी पाठक समझ नहीं सकते हैं। एक लेखक जो कि बहुत ही अच्छा लेखक माना जाता है, उसकी एक विशेषता ये भी होती है कि वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करता है, यानी कम में वो अधिक लिखता है। अंग्रेजी में बेकन और हिंदी में पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही गद्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यानी उन्होंने अपने भाव और विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया है। कविता में तो इस प्रकार के लेखन की गुंजाइश और अधिक होती है। इसीलिए इसके लिए जो एक सूत्र वाक्य प्रयुक्त किया जाता है, गागर में सागर भरना। लेकिन जब गागर में सागर भर दिया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस गागर में भरे सागर से सभी लाभान्वित हो जाएं। अगर इसको हम सहज रूप में कहें तो कह सकते हैं कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, जो उसमें निहित अर्थ है। ऐसी स्थिति में विचार भाव को अलग अलग करके समझने के लिए व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। इसके बहुत सारे प्रयोग हिंदी में भी मिलते हैं, जिसको हम सूक्ति के रूप में रेखांकित करते हैं, कहावत के रूप में वो प्रचलित होती हैं, जिनका अर्थ बाह्य रूप से या उसके कलेवर से, उसके आकार से स्पष्ट नहीं होता है। जब उसके अर्थ को हम विस्तार देते हैं, उसको व्याख्यायित करते हैं, तो फिर उसका अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। और यही तो पल्लवन कहलाता है, यही स्पष्टीकरण, यही अर्थ का विस्तार वस्तुतः पल्लवन कहलाता है। और हिंदी में इस पल्लवन को हम लघु निबंध के रूप में भी रेखांकित करते हैं और अंग्रेजी में मिनिएचर एसे के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को
सही सही रूप में प्रस्तुत करना होता है। यानी कहने का आशय यह है कि जो विचार सूत्र हैं उसके वास्तविक अर्थ को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। यहाँ यह देखा जाता है कि छात्र या व्याख्याता ने किसी गंभीर तथ्य को कितनी बारीकी से और कितनी गहराई से उतर करके समझा है, उसमें डूब करके समझा है। अगर उसने उसको समझा है तो वह भाव जो है वो बोधगम्य हो जाना चाहिए, यानी वो समझ में आ जाना चाहिए। और विचारणीय ये भी है कि क्या ऐसा प्रस्तुतिकरण हो सकता है या होना चाहिए जो लेखक के लक्ष्य तक पहुंच जाए। निश्चित रूप से वो प्रस्तुतिकरण ऐसा ही होना चाहिए, यानी उस उक्ति, सूत्र, वाक्य या संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के संदर्भ में जो लेखक का मंतव्य होता है, यानी जो उसके माध्यम से लेखक व्यक्त करना चाहता है, उसको हासिल करना ही होगा। बस आवश्यक ये है कि वो जो व्याख्याता है वो उसकी अपनी भाषा में व्यक्त हो, स्पष्ट हो, तभी वो हो पल्लवन, सफल पल्लवन माना जाएगा। तो हम लोग पल्लवन के कुछ सामान्य नियमों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। पहला, पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत जो भी दिया गया हो उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग मूल के संपूर्ण भाव को अच्छी तरीके से आत्मसात कर लें, समझ लें। दूसरा, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे जो दूसरे विचार होते हैं, सहायक विचार होते हैं, उनको भी हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पल्लवन की प्रक्रिया में हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि जो मूल स्थल है उसकी केंद्रीय आत्मा पल्लवन में सम्मिलित हो जाए, पल्लवन में आ जाए। जो अगला नियम है वो ये है कि पल्लवन में लेखक को मूल या गौण भाव या विचार पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उसकी आलोचना से भी बचना चाहिए। वस्तुतः इसमें मूल लेखक के जो मनोभाव व्यक्त होते हैं उनका ही विस्तार होता है, उनका ही विश्लेषण किया जाता है। यहां पर गौरतलब यह है कि अगर पल्लवन कर्ता लेखक के किसी कथन से सहमत नहीं भी है, तब भी उसको पल्लवन में सहमति का, यानी जो उसकी सहमति और असहमति है उसको व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को अनुच्छेद में लिखना चाहिए, ताकि जो हमने समझ लिया है वो छूटे ना, यानी कोई भाव और विचार छूट ना पाए। और जो ये विस्तारण की प्रक्रिया है वो मूल के अनुसार ही चलनी चाहिए, उसी के आधार पर क्रमबद्ध होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अटपटा स्वरूप उसका हमारे सामने आ जाए। जो अर्थ अथवा विचार है उसका विस्तार करते समय अगर आप कोई तर्क देना चाहते हैं जो उस विचार को पुष्ट करता हो, उसके समर्थन में हो, तो आप उदाहरण के माध्यम से उसे दे सकते हैं। मूल कथन के विस्तारण के समय हमें अपने कथन के साक्ष्य और प्रमाण के लिए आवश्यकता अनुसार उद्धरण देने की गुंजाइश होती है, और अगर ज़रूरी है तो उदाहरणों के माध्यम से हम उद्धरण इत्यादि दे सकते हैं।
परंतु गौर करने की बात यह है कि इस आग्रह के कारण जो विस्तारण है यानी जो पल्लवन है वो बोझिल ना होने पाए। कहने का आशय है कि अगर इस प्रकार से हमने कुछ प्रयोग किया है तो उसको फिर से पढ़ करके उसमें से जो अनावश्यक तत्व हैं उनको उसमें से अलग कर देना ही उचित होगा। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता पल्लवन का एक उत्कृष्ट पल्लवन का गुण या उसकी आवश्यकता होती है। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, प्रयत्न ये होना चाहिए कि अलंकृत भाषा का प्रयोग हम लोग ना ही करें, यानी उसमें अलंकृत भाषा प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। पल्लवन के लेखक यानी जो लेखक है उसके लेखन में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए, अप्रासंगिक बातें नहीं होनी चाहिए। चूंकि पल्लवन या विस्तारण की आवश्यकता प्रायः वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, मंत्रियों, कार्यपालकों तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को होती है, इसलिए इसकी भाषा यानी अभिव्यक्ति के समय इसकी भाषा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। चमत्कार या चमत्कृत करने वाली भाषा के प्रयोग से पल्लवन की प्रक्रिया में पल्लवन करते समय बचना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? विषयानुकूल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए यानी जो बुद्धि में समाहित हो जाए, और शुद्ध होनी चाहिए। और कुल मिलाकर अगर आप कहें तो कह सकते हैं कि भाषा जो है विषय और भाव के अनुकूल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। यदि पल्लवन की प्रक्रिया को कुछ तयशुदा शब्दों में ही आपको अंजाम देना है, आपके लिए निश्चित कर दिए गए हैं, तो आप जो ये आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन कतई न करें। भावों और विचारों को सही तरीके से उचित संग्रह के साथ प्रस्तुत करना या प्रकट करना आप जानते हैं कि शैली कहलाता है। शैली के दो भेद होते हैं, व्यास शैली और समास शैली। पल्लवन जो है वो सदैव व्यास शैली में होना चाहिए, समास शैली में नहीं। जो पल्लवन की प्रक्रिया है उसके लिए व्यास शैली का प्रयोग करके ही पल्लवन करना चाहिए। अंत में जो पल्लवन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए और फिर से एक बार गौर करते हुए इस बात पर ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजूल के तथ्यों की उसमें भर्ती हो गई है। व्याकरणिक जो अशुद्धियां हो सकती हैं उन अशुद्धियों से भी बचना चाहिए, और विराम चिन्ह इत्यादि का उचित प्रयोग हुआ है ऐसा भी देखना चाहिए कि नहीं हुआ है। और अंतिम बात जो है वो ये है कि पल्लवन जो है वो अन्य पुरुष में होना चाहिए, उत्तम या मध्यम पुरुष में नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए। गद्यात्मक रचना होती है, इसमें सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, मौलिकता होती है, केंद्रोन्मुखता होती है, कल्पनाशीलता होती है। इसमें शैलीगत प्रवाहमयता की आवश्यकता होती है, ये उन्मुक्त होता है, सहज होता है। इसमें
शब्द चातुर्य के माध्यम से हम भाव को विस्तार देते हैं और उक्ति वैचित्र भी कभी कभी इसमें सहायक होता है और इसकी भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक और लालित्य पूर्ण होती है। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। तो इसके पल्लवन को आप देखिए, ध्यान से देखिए। संसार में असंख्य नर नारियों का जन्म प्रशिक्षण होता रहता है और हर क्षण उनकी मृत्यु भी होती रहती है। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा लगा रहता है। जन्म के साथ मृतक का संबंध अवश्य है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसके संबंध में किसी तरह का भ्रम हो ही नहीं सकता। तो यह जो पहला हिस्सा है, नर और नारी जन्मते हैं और मरते हैं, इसकी व्याख्या या इसका विस्तार है। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। किंतु राष्ट्र अमर है, इसकी आत्मा अमर है। यह मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना में है। नागरिकों के संबल से राष्ट्र मजबूत होता है। उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती है और उसका अमरत्व बना रहता है। लेकिन जब उसकी आंतरिक शक्ति गृह कला में पड़कर टूटने लगती है, तब उसका ह्रास होने लगता है। किंतु यह ह्रास ही है, इससे राष्ट्र का नाश नहीं होगा। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, साहित्य, परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, अजर तत्व हैं, वो किसी भी पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत कर देते हैं और तब पहले से अधिक तीव्रता से नागरिक ही अपनी विशृंखलता को समाप्त करके एक हो जाते हैं, राष्ट्रमय हो जाते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा नहीं मरती। व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान होती है। इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि किसी राष्ट्रीय जाति को किसी भौगोलिक सीमा अर्थात देश से आक्रमणकारियों ने उखाड़ दिया, मगर उस अपनी परंपरा और ऐतिहासिक चेतना के लिए वह राष्ट्रीय जाति किसी ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाकर पुनः राष्ट्रमय हो ही जाती है। इस आधार पर कहा जाए तो जाति, काम और राष्ट्र एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। इन शब्दों का ऐतिहासिक अर्थ है सांप्रदायिक नहीं, क्योंकि इन शब्दों के पीछे एक जैसे सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एकता का बोध निहित होता है। व्यक्ति के मरने से राष्ट्र नहीं मरता, अतः नारी के जन्म लेने और मरने पर भी राष्ट्र अमर है, बल्कि राष्ट्र की जो संस्कृति और राष्ट्रीयता है वो सारे राष्ट्र के नागरिकों
के बदलने से भी नहीं बदलती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक पल्लवन का उदाहरण प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया है। इसको एक बार फिर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और दूसरे जो संदर्भ हैं यानी उक्तियां हैं उसको पल्लवित करने का प्रयास अभ्यास के द्वारा ज़रूर करिए। तो यहीं पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। आशा है कि आप लोगों ने हमारे इस व्याख्यान से कुछ तथ्य ज़रूर लिए होंगे, उसे आत्मसात किया होगा। तो आज का जो ये सत्र है उसका जो अंतिम हिस्सा है यानी प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, आप लोग उसके द्वारा अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। तो हम अब प्रश्नों पर आते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग उत्तरमाला 45 ज़रूर देखिए। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है विकल्प सा, 2 का दा, 3 का दा, 4 का आ और 5 का दा। अब कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनके विकल्प हैं, उनके उत्तरों पर आप गौर करिए। प्रश्न नंबर 1 है, पल्लवन का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? विकल्प आ, वाक्यों को सरलता के साथ प्रकट करना, वाक्यों की संक्षिप्तता, सा वाक्य विस्तार, द सरल भाषा। प्रश्न नंबर 2 है, पल्लवन की 2 शैली हैं, समास शैली, व्यास शैली, दोनों ही नहीं। प्रश्न नंबर 3, पल्लवन की प्रक्रिया में महत्व नहीं है। विकल्प आ, लेखन का, बा प्रारूप लेख का, सा याद करने का, दा पठन का। प्रश्न नंबर 4 है जो कि विकल्पों के साथ नहीं है बल्कि ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में है, इसका आप लोग स्वयं अभ्यास करेंगे। वो है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंक्ति का पल्लवन कीजिए। और 5वां प्रश्न जो है वो, गागर में सागर भरना, पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। इसको आप लोग स्वाभ्यास के माध्यम से गृह कार्य के रूप में कर सकते हैं। तो यहीं पर ये सत्र समाप्त होता है। आप लोग इस सत्र में आरंभ से लेकर के अंत तक हमसे जुड़े रहे। आशा है कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुन करके, देख करके इस व्याख्यान के कतिपय बिंदुओं को आत्मसात किया होगा और आप पल्लवन की प्रक्रिया से परिचित हुए होंगे। तो अंत तक आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।